हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ITR 4 रिटर्न फॉर्म कैसे भरना है उसके आधा पार्ट का अध्ययन किया था। उसमें हमने बताया था कि ITR 4 कौन भर सकता है और किस तरह के बिजनेस प्रोफेशन में के लिए एलिजिबल है। इसमें लिखा है इंडिविजुअल, HUF और फर्म, ये 3 तरह के जो करदाता हैं जिनकी आय 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तथा जिनको बिजनेस इनकम है। बिजनेस इनकम जो प्रेजेंटिव सिस्टम से अपना टैक्स कैलकुलेट कराना चाहते हैं। 3 सेक्शन उसमें दिए हैं, 44AD, 44ADA और 44AE। इन 3 सेक्शन में जो अपनी इनकम काल्पनिक आधार पर, अनुमानित आधार पर ऐड करवाना चाहते हो वो ये रिटर्न फॉर्म भर सकते हैं। इसमें रेस्ट्रिक्शन एक और दिया हुआ है कि यदि कोई इंडिविजुअल जो किसी कंपनी में डायरेक्टर है या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो ये फॉर्म नहीं भर सकते। इसके अलग अलग पार्ट थे जो हमने कल अध्ययन किए थे। पार्ट ए में जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है जिसमें आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, ये सब चीज़ें इसमें आपको दिखानी है। फिर आता है आपका पार्ट बी, ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें B1 में आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ये आपको दिखाना है। और आज हम इसी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है, कहाँ कहाँ सूचना इसकी शेड्यूल में देनी है, वो आप अध्ययन करेंगे। इसके बाद B2 में ग्रॉस सैलरी के बारे में सूचना देनी है। B3 में हाउस प्रॉपर्टी के बारे में सूचना देनी है। कैसे भरना ये कल अपन पिछली बार बात कर चुके हैं। B4 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और B5 में ग्रॉस टोटल इनकम। अब तक की ये जितनी भी इनकम है उन सब की टोटल B5 में आ जाएगी। पार्ट सी में जो आपके सेक्शन 80 के जो डिडक्शंस हैं उसमें से आप कौन कौन से एलिजिबल हैं, किस किस की आपको छूट लेनी है, वो सूचना आपको इसमें भरनी है। साथ ही इस साल के लिए एक विशेष प्रोविजन बनाया गया है। कोरोना काल की वजह से मार्च में जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सके, एक्सपेंसेस नहीं कर सके, वो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक पिछले टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उन सब की सूचना आपको यहाँ देनी है। पार्ट डी में टैक्स कंपटीशन के बारे में सूचना देनी है। कितना टैक्स बन रहा है, उसमें क्या क्या है, क्या छूट मिल सकती है, उसके इंटरेस्ट, पेनल्टीज वगैरह क्या क्या है, वो सब भर के आपको यहाँ सूचना देनी है। इसके बाद आपने जो टोटल टैक्स बनाए उसके आधार पर एडवांस टैक्स कितना जमा कराया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स कितना जमा कराया, आपका TDS, TCS कितना कट चुका है, इन सब की सूचना आपको यहाँ इन कॉलम्स में भरनी है। फाइनली आपको और क्या टैक्स पे करना है या आपको रिफंड करना है, ये सूचना इसके अंतर्गत आ जाएगी। अगर आप एक्सेल सीट के अनुसार इसको फिलअप कर रहे हैं तो ये सूचना ऑटोमेटिकली आपके इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक कोड, नाम इत्यादि आपको भरना है। देन आज हम बात करेंगे शेड्यूल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्योंकि ये ITR 4 स्पेशली उन लोगों के लिए ही बनाया गया है जिनकी इनकम बिजनेस प्रोफेशन की भी है और जो प्रेजेंटिव बिजनेस इनकम इस सेक्शंस के अंतर्गत कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमने पहले अध्ययन किया था कि 3 सेक्शन है जिसमें 44AD, 44ADA और 44AE, इन 3 सेक्शन में इनकम इस सिस्टम से निकाली जा सकती है। तो पहला सेक्शन की हम बात करते हैं, सेक्शन 44AD। ऐसे छोटे व्यापारी जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से कम है और जिनकी ग्रॉस टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है,
वो इसको फिलअप कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स हम अलग से अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ क्या क्या सूचना भरनी है, बिजनेस का नाम, बिजनेस का कोड नंबर क्या, और उसका डिस्क्रिप्शन किस तरह का बिजनेस है। ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट, E1, इसमें आपको ये सब सूचना दो तरह की देनी है कि थ्रू चेक या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आपका जो अमाउंट दिया हुआ है वो कितना है, ऑनलाइन सिस्टम से जो पेमेंट्स आपको मिले हैं उसकी टोटल अमाउंट क्या है, उसकी सूचना आपको यहाँ देनी है। और बिना इलेक्ट्रॉनिक या बैंक अकाउंट के थ्रू जो दूसरे मोड से आपको टर्नओवर हुआ है उसकी डिटेल आपको E1B में देना है। E2 में आपको इनकम दिखानी है कि आपके टर्नओवर के आधार पर इनकम कितनी है। तो जैसा वो भी ऊपर बताया अपन ने, ए और बी दो पार्ट हैं। ए पार्ट की जितने बैंकिंग के थ्रू आपके ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसका 6% आपकी इनकम मानी जाएगी और उसको यहाँ दिखाना है। सेकंड बी में बाकी के जो मोड से आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं उस टर्नओवर पर 8% आपकी इनकम मानी जाएगी। अर्थात जो बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस हैं, बैंकिंग के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस किए हैं जिसमें चेक या ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से पेमेंट्स वगैरह दिखाए गए हैं उसमें इनकम आपको केवल 6% मानी गई है और दूसरे मोड में 8% आपको इनकम दिखानी है। सी में इन दोनों की टोटल इनकम आपकी कितनी है वो आपको यहाँ दिखानी है। यदि आप इन परसेंट से कम इनकम दिखाना चाहते हैं तो फिर आपको आपके सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे और एज पर रूल्स उसकी टैक्स ऑडिट भी करवानी होगी। सेक्शन 44ADA, यदि आप प्रोफेशन में हैं तो ये आपको सूचना भरनी है। बिजनेस का, आपका फर्म का नाम क्या है, उसका बिजनेस कोड क्या है और डिस्क्रिप्शन क्या है। उसके बाद आपको इसमें बताना है आपकी साल भर की टोटल ग्रॉस रिसिप्ट्स क्या है। टोटल ग्रॉस रिसिप्ट्स आपको E3 में यहाँ भरना है और इस सेक्शन के नियम के अनुसार आपकी प्रेजेंटिव इनकम की कितनी बन रही है वो यहाँ दिखाना है। इस सिस्टम में, इस एक्ट की इस धारा में, सेक्शन में ये बताया गया है कि आपकी जितनी ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 50% आपकी इनकम मान ली जाएगी और उसको यहाँ दिखाना है। यदि आप 50% से कम इनकम दिखाना चाहते हैं, आपको लगता है कि 50% से कम इनकम हो रही है तो आप कम दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप टैक्स ऑडिट कराएं और सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो नियमानुसार रखे जाने आवश्यक है वो रखें। उसके बाद आता है कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम ग्रॉस गुड्स कैरेज अंडर सेक्शन 44AE। यदि आप ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट किराए पर चलाते हैं, लीज पर चलाते हैं और उससे आपकी इनकम इस सिस्टम के अंतर्गत करवाना चाहते हो तो इस सेक्शन में आपको ये सूचना भरनी है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपके पास 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए। अगर 10 से ज़्यादा व्हीकल हैं तो फिर आपको ये रिटर्न फॉर्म फिलअप नहीं करना है, दूसरा रिटर्न फॉर्म फिलअप करना है। इसमें क्या क्या सूचना देनी है, नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड और डिस्क्रिप्शन किस तरह का है क्या है वो सूचना इसमें देनी है। देन रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरीज, जिन गुड्स को आप व्यापार में काम में ले रहे हैं, व्यवसाय में काम में ले रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ दिखाना है। ये वाहन आपका स्वयं का है, लीज पे है या किराए पर लिया हुआ है, वो यहाँ इंफॉर्मेशन देनी है। उस गुड्स की कैपेसिटी कितनी है, मेट्रिक टन कितना है, 5 टन, 10 टन, 12 टन, 20 टन, 25 टन, जो भी उसकी है वो यहाँ आपको दिखाना है। और ये वाहन आपके इस व्यवसाय में कितने महीने तक काम में आया है, क्या पूरे साल आया तो 12 महीने लिखेंगे, कम आया है तो कम महीने लिखेंगे। इस तरह से ABCD जितने वाहन आपके हैं इसमें A ड्रॉ करते जाइए और दिखाते जाइए।
10 वाहन तक आप इसमें दिखा सकते हैं। अगर आपके पास वाहन ज़्यादा है 10 से, तो फिर इस ITR 4 आपको नहीं भरना है। फिर आता है आपका कॉलम 1 2 3 4 5। इसमें आपको आपके इन वाहन से होने वाली आय यहाँ दिखानी है। इसमें कुछ आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सीधी सी है कि पर वाहन, प्रति वाहन उसका नियम बनाया हुआ है कि यदि आपका वाहन 12 मेट्रिक टन से ज्यादा का है, उसकी कैपेसिटी 12 मेट्रिक टन से ज्यादा की है, तो आपको 1,000 रुपये पर मंथ पर टन आपकी इनकम मान ली जाएगी। अर्थात सपोज आपका वाहन 15 मेट्रिक टन का है, तो एक महीने के 15,000 रुपये आपकी इनकम होगी, और 12 महीने का अगर है तो इंटू 12 कर दीजिए, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपकी वाहन की कैपेसिटी 12 मेट्रिक टन से कम है तो 7,500 रुपये पर मंथ आपकी इनकम मान ली जाएगी पर वाहन। फिर उसको मेट्रिक टन से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। 7,500 एक महीने का एक वाहन का इनकम मान लिया जाएगा। जितने महीने वो वाहन काम में आया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट मैं आपको दिखाया E5 में कि टोटल 44 सेक्शन AE के अंतर्गत आपके इन वाहन से कुल इनकम कितनी हुई है, वो E5 में आपको दिखाना है। E6 में अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है और आपने पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट का भुगतान किया है, तो कितना भुगतान किया है वो आपको यहाँ E6 में दिखाना है। E7 में नेट आपके इस बिजनेस से कितनी इनकम हो रही है वो आपको E7 में कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके अंतर्गत आपके जितने भी बिजनेसेस हैं जिसको हमने अभी ऊपर बात करी थी, सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE, इन तीनों जो अलग अलग हमने कैलकुलेट किया था उन सब की जोड़ यहाँ पर आ जाएगी, जो हमने दिखाया था E2C, E4 और E7 में जो अमाउंट आ रही है उन सब की टोटल करके यहाँ आ जाएगी, और यही आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी। और ये इनकम आपकी यहाँ कैलकुलेट हो जाएगी, और यही जनरल पार्ट A और B में अमाउंट अपने आप कैरी फॉरवर्ड होके वहाँ टोटल इनकम में आ जाएगी। अब अन्य सूचना इसमें और भरनी है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट्स रिपोर्टेड फॉर GST पर्पस। यहाँ आपका GSTN नंबर क्या है, और एनुअल वैल्यू ऑफ टर्नओवर, एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एज पर द GST रिटर्न फाइल्ड। आपके आउटवर्ड सप्लाई क्या है उसको यहाँ दिखाना है। आगे आपको दिखाना है आपके बिजनेस की जो बैलेंस शीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो इसमें यहाँ दिखानी है। गत वर्ष की आखिरी दिन 31 मार्च, क्योंकि ये 2021 असेसमेंट ईयर के लीव है, तो 31 मार्च 2020 की सूचना आपको यहाँ दिखानी है। आपके पार्टनर या उसका आपकी स्वयं की कैपिटल कितनी है, सन्ड्री लोन कितना है, सिक्योर्ड लोन क्या है, एडवांसेस, क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, डेटर्स, ये अर्थात ये सब की सूचना है जो बैलेंस शीट में अपन दिखाते हैं, उसकी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन भरनी है। जो 31 मार्च को बैलेंसेज है वो आपको यहाँ दिखाना है। इसमें एक बात आगे कही हुई है कि कुछ इंफॉर्मेशंस कंपल्सरी है जो आपको भरना आवश्यक है। क्या क्या है, E15 सन्ड्री क्रेडिटर्स, E19 सन्ड्री इन्वेंट्रीज, E20 डेटर्स और E22 कैश इन हैंड।
ये सूचना आपको अनिवार्य रूप से इसमें आपको भरना है, और बाकी के इंफॉर्मेशंस यदि अवेलेबल है तो आपको इसमें फिलअप करना है। अगला शेड्यूल में आपको दिखाना है डिटेल्स एडवांसेस टैक्स पेड एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट्स। जो आपने एडवांस टैक्स भरा है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ देनी है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है उसकी सूचना आपको इसी कॉलम में आपको देनी है। नेक्स्ट शेड्यूल में दे रखा है टीसीएस डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। आपने कोई टीसीएस आपकी जो पेमेंट करते टाइम पैसा अगर किसी ने लिया है, आपने पेमेंट दिया है, तो टीसीएस की सूचना आपको यहाँ पर दिखानी है। देन टीडीएस के संबंध में सूचना आपको यहाँ देनी है। टीडीएस 1 डिटेल्स ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी। आपने कोई सैलरी इनकम कमाई है और आपकी इनकम में सैलरी में से अगर टैक्स काट लिया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा तो उसकी सूचना आपको इस शेड्यूल में देनी है। शेड्यूल 2 टीडीएस 2 में डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इनकम अदर देन सैलरी। सैलरी के अलावा और किसी कारण से आपके अगर टैक्स काटा हुआ है तो उसकी सूचना इस शेड्यूल के अंतर्गत आपको फिलअप करनी है। देन DI डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इसमें आपको वो इंफॉर्मेशन देनी है जो आपने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक इन्वेस्टमेंट किया है और जिसका रेफरेंस फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए है। 19-20 के लिए आपने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक अगर कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस किया है तो उसकी सूचना आपको इसमें देनी है। अगर नहीं किए हैं तो आपको यहाँ सूचना नहीं देनी है। ये अलग अलग सेक्शंस दे रखे हैं। इन सभी सेक्शंस में जिसमें आपको ये कोई इंफॉर्मेशन है जो पहले सूचित दिया जा चुका है उसमें आपको भरना है। लास्ट वेरिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सब सूचना भर लिया आपने लेकिन वेरिफिकेशन नहीं किया तो ये सब सूचनाओं का कोई महत्व नहीं है, आपका आईटीआर वैलिड नहीं माना जाएगा। ये सब सूचनाओं को वेरीफाई करना आवश्यक है। इस वेरिफिकेशन सेक्शन में आपका अपना नाम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ जो भी है आपको यहाँ डिक्लेयर करना है। किस कैपेसिटी में आप इसको भर रहे हैं वो आपको दिखाना है। आप अपने लिए भर रहे हैं योर सेल्फ, एचयूएफ के लिए भर रहे हैं तो कर्ता, पार्टनरशिप के लिए भर रहे हैं तो पार्टनर। इस तरह से आपको ये सब सूचना दिखानी है और आपका अपना पेन नंबर यहाँ पर दिखाना है, फिर साइन करना है। इस इधर आपकी प्लेस एंड डेट, किस स्थान से आप इसको भर रहे हैं, किस तारीख को भर रहे हैं, ये सूचना आपको इसके अंतर्गत दिखानी है। दिखाने के बाद जो सिस्टम है ऑनलाइन सबमिट करना, सबमिट करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई आप 2 तरह से कर सकोगे, इलेक्ट्रॉनिक में ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है आधार के थ्रू या सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा, अथवा ऑफलाइन वेरीफाई करना हो तो इसको ये सब सूचनाएं भर के इसका प्रिंट लेना होता है। प्रिंट लेने पर एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जनरेट होता है, उस फॉर्म पर आपको साइन करना है, प्रिंट लेना है, साइन करना है और उसको सीपीसी बैंगलोर के एड्रेस पर रिटर्न भरने के 120 दिन के अंदर अंदर इसको वहां पर भेजना होता है। इस तरह से आप ये ITR 4 फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू। अगले टर्म पर हम इसी के बारे में कुछ और बात करेंगे।